नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार को लेकर। अच्छा, क्या होती है शिक्षण जो सहायक सामग्री की बात आती है तो अध्यापन के दौरान जो पाठ्य सामग्री को समझाते हुए हम ये कहें कि जब शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उन्हें सहायक सामग्री कहते हैं। यानी कि अध्यापन के दौरान, शिक्षण के दौरान शिक्षक जिन सामग्रियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को विषय वस्तु को समझाते हैं तो वो सब शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। बिंदु स्पष्ट है। अब यदि हम वर्तमान परिदृश्य के अनुसार बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य जो पाठ्य सामग्री है उस पाठ्य सामग्री को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे में जो शिक्षण है वो आदर्श हो जाता है। बात समझ पाए? यानी कि ये आदर्श शिक्षण फिर कहलाता है। ठीक है। अब एक प्रश्न मन में यह आता है कि क्या जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो शिक्षक का विकल्प हो सकती है? तो ये ध्यान रखना है कि शिक्षक का स्थान सर्वथा सहायक सामग्री से ऊपर होता है। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि ये केवल सहायता पहुंचाने के लिए है, ये शिक्षक का विकल्प कभी नहीं हो सकती। बात समझ पाए? अब इनके प्रकार क्या है? तो मुख्य रूप से इनके तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार की सामग्री होती है। एक हम कहें दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दूसरी होती है श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, और तीसरी होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है। यानी कि जैसे हमने कहा दृश्य सामग्री, तो दृश्य सामग्री का मतलब हुआ कि वह शिक्षण सहायक सामग्री जिस सामग्री को विद्यार्थी देख सकते हैं। यानी कि इसके संबंध की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं ना कि इसका संबंध नेत्रों से है। इसका संबंध नेत्रों से है। यानी कि वो सहायक सामग्री जिसको विद्यार्थी देख सकते हैं, जिसको विद्यार्थी देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उन जब शिक्षण सहायक सामग्री की बात आती है तो उसमें उसको क्या कहेंगे? दृश्य सामग्री कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जिस सामग्री को देखकर विद्यार्थी सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने अधिगम को वास्तविक अधिगम में परिवर्तित करते हैं, वो दृश्य सामग्री होती है। जैसे हम कहें, जैसे प्रोजेक्टर है या चार्ट है या किसी नक्शे को देखकर विद्यार्थी सीखता है, किसी नक्शे को देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, या हम ये कहें जो प्रतिमान है या जो मॉडल है या कोई वास्तविक पदार्थ है, वो सब क्या है? यदि उनसे शिक्षण में शिक्षक को सहायता मिल रही है और विद्यार्थियों को अधिगम में सहायता मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो दृश्य सामग्री है। बिंदु स्पष्ट हुआ। जब हम श्रव्य सामग्री की बात करते हैं तो श्रव्य सामग्री में हम क्या कहेंगे? जिसको सुनकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। जिन सामग्रियों को हम कहें कि सुनकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकता है, अपने अधिगम को प्रभावी बना सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? श्रव्य सामग्री। उदाहरण के रूप में जैसे आप क्या कहेंगे? श्रव्य सामग्री मतलब जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें, प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा? रेडियो, रेडियो कह सकते हैं आप, टेप रिकॉर्डर। बात समझ पा रहे हैं? जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, या जो आपने देखा होगा पुराने जमाने का, पुरानी फिल्मों में आपको देखने को मिलता हो ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, फिल्मों में अधिकांशतः आपने देखा होगा, तो वो भी क्या है? एक श्रव्य सामग्री है। बात समझ पाए? जो पुराने जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर होता था। ठीक है। हम कह सकते हैं जैसे लिंगवा फोन, जैसे जो लिंगवा फोन होते थे, लिंगवा फोन भी क्या होता था? लिंगवा फोन भी पुराने टाइम में चलता था। मतलब जब उस समय जो शॉर्ट हैंड जानने वाले लोग होते थे उनकी संख्या कम होती थी, जो टाइपिस्ट होते थे उनकी संख्या कम होती थी। तो अधिकारी वर्ग जो होते थे वो यदि उनको अपना कुछ पत्र जो है वो टाइप कराना है तो उस समय भी वो क्या करते थे कि क्योंकि लोगों की संख्या कम है, टाइपिस्टों की संख्या कम है, तो वो लिंगवा फोन में अपनी जो भी उनका स्पीच होती थी उसको डिक्टेट कर देते थे और वो फिर बाद में उसको टाइप कर देता था। तो यदि हम जानने के संदर्भ में बात करें, उसके समझने के संदर्भ में बात करें, तो उसने लिंगवा फोन से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया ना।
कि मुझे क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, तो लिंग्वा फोन उसका उदाहरण हो जाएगा। जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करेंगे तो जिसमें देखना और सुनना दोनों साथ साथ हो जाते हैं, देखना और सुनना दोनों कार्य हम कहें एक साथ हो जाते हैं। अब उदाहरण बहुत सरल हो जाएंगे, जैसे आप कहेंगे कंप्यूटर, जैसे आप कहेंगे टेलीविजन। कंप्यूटर पर भी देखने और सुनने का कार्य साथ हो जाता है, जब टेलीविजन की बात आएगी तो उसमें भी एक साथ हो जाता है। वीडियो कैसेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कह ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक साथ काम हो जाता है, देखने का भी और सुनने का भी। तो देखते हुए सुनते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जब दृश्य की बात करेंगे केवल देखना, श्रव्य की बात करेंगे केवल सुनना, दृश्य और श्रव्य की बात करेंगे तो देखना और सुनना दोनों। तो दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री वो सामग्रियां होती हैं जिनको देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब श्रव्य सामग्री की बात आएगी हम कहेंगे जिनको सुनकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब दृश्य और श्रव्य की बात आएगी तो हम कहेंगे जिनको देखते हुए और सुनते हुए दोनों काम एक साथ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण याद रख लेंगे टेलीविजन का, उदाहरण याद रख लेंगे कंप्यूटर का, उदाहरण याद रख लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस का, उदाहरण याद रख लेंगे वीडियो कैसेट का। यहां पे रेडियो आपको याद रह जाए, रेडियो हो गया, या हमने ग्रामोफोन की बात की, लिंग्वा फोन की बात की, तो रेडियो आपको प्रमुख रूप से याद रह जाए तो वो बात बन जाएगी। बात समझ पाए? टेप रिकॉर्डर आपको याद रह जाए। यहां जब बात आएगी दृश्य सामग्री में तो आप कहेंगे प्रोजेक्टर हो गया, चार्ट हो गया, नक्शे, या जो मॉडल की बात हम कर रहे थे, या वास्तविक पदार्थ, या बहुत प्रमुख उदाहरण जिसको आप बचपन से देखा होगा आपने, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड जो हम बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये डिजिटल बोर्ड हो गया। ये क्या है? ये एक सहायक सामग्री है ना, इसको यहां देखकर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बिंदु स्पष्ट है? इनके प्रयोग में भी कुछ सावधानियां आवश्यक है। विशेष रूप से बात करें तो दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जब दृश्य श्रव्य की बात आएगी तो वहां उसके प्रयोग में सावधानियां अपेक्षित होती हैं, उसके कई कारण हैं। जैसे हम यदि बात करें, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें हम, इसके प्रयोग में क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो जैसे हम कहें कि इसका प्रयोग केवल एक सहायक सामग्री के रूप में ना हो, शिक्षक के विकल्प के रूप में नहीं होना चाहिए कि एक केवल सहायक सामग्री है, ये शिक्षक का विकल्प नहीं है। बात समझ पाए? यदि हम सामग्री की बात करेंगे तो मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा कि ये केवल सहायक सामग्री है, इनका एक, ये शिक्षक का विकल्प कभी नहीं हो सकती, शिक्षक का स्थान सर्वथा इनसे ऊपर है। बिंदु स्पष्ट हुआ? दूसरी बात, आवश्यकता होती है कि ये शिक्षक के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा कि विद्यार्थी जो अधिगम कर रहे हैं उनका अधिगम वास्तविक हो। बिंदु स्पष्ट है? फिर कई बार क्या होता है कि इनका प्रयोग करने में कि ये कक्षा के हर स्थान से दिखाई देनी चाहिए। कक्षा में हर स्थान पर अलग अलग विद्यार्थी बैठे होंगे, तो ये विद्यार्थियों को कक्षा के हर स्थान से दिखाई दे। बात समझ पाए आप? यहां तक की यही बात आप दृश्य सामग्री के रूप में भी समझ सकते हैं कि भाई वो कक्षा में हर स्थान से दिखाई देनी चाहिए। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण होती है कि जैसे ही इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके प्रयोग में एक क्रमबद्धता अपेक्षित होती है। यदि क्रमबद्धता नहीं होगी तो ऐसे में विद्यार्थियों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, संभावनाएं होती हैं। तो आवश्यकता होती है कि एक क्रमबद्धता रहे। बात समझ पाए? यहां तक की भी एक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है कि जैसे ही दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें, यदि कोई चीज विद्यार्थियों को ऐसी है जो दिखाई जानी सुनाई जानी आवश्यक है, तो उसका प्रयोग करते ही उसे कक्षा से हटा देना चाहिए। बात समझे? यदि उसको हम कक्षा से नहीं हटाते हैं तो उसमें एक समस्या यह होती है कि विद्यार्थियों का ध्यान बार बार उधर ही आकर्षित होता है, जिससे क्या होता है कि वो जो शिक्षण और अधिगम वाली जो प्रक्रिया है वो प्रभावी नहीं बन पाती है। विद्यार्थियों का जो अधिगम है वो अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं हो पाता है, प्रभावी अधिगम नहीं हो पाता है। बात समझ पाए? सावधानियों को लेकर यदि हम इनकी आवश्यकता को लेकर बात समझे कुछ कि भाई इनका महत्व क्या है, यदि हम इनके महत्व को लेकर बात समझे तो आप समझ पाएंगे, आपके मन में सहज ही कुछ बिंदु आ जाएंगे। महत्व को लेकर जब हम बात करते हैं तो आपके मन में सहज ही कुछ बिंदु आ जाएंगे। जैसे आप कहेंगे कि एक तो ये अधिगम की प्रक्रिया में
ध्यान एवं अभिप्रेरणा बनाए रखने में मदद करना। ठीक है, अब यहां जो ये ध्यान वाली बात है, ये ध्यान क्या है, तो ये स्मरण शक्ति की बात है कि स्मरण शक्ति बढ़ाने में, स्मरण शक्ति बढ़ाने में आप पाएंगे, जैसे आप जब हम शिक्षण अभिवृत्ति में पढ़ते हैं तो वहां भी हम इन बातों को करते हैं कि वहां बकायदा हम शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के नाम के अनुसार बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। संचार में भी हम इन बातों को पढ़ते हैं कि जिन बिंदुओं को हम केवल पढ़ते हैं उनका कुछ प्रतिशत हमको याद रहता है, साथ ही जिस बिंदु को पढ़ते समय हम बोल भी रहे हैं वो हमको और अधिक याद रहता है, फिर जिसको हम पढ़ते समय बोल भी रहे हैं, साथ साथ सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो हमें सर्वाधिक याद रहता है। बात समझ पाए? तो यानी कि ये स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? दूसरा बिंदु, इनके बारे में एक हम महत्व को लेकर यह समझ सकते हैं कि जो विषय वस्तु की जटिलता है ये उसको सरल बना देती है। हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु के स्वरूप को जटिल की अपेक्षा सरल बनाना। बात समझ पाए? यह आप एक बिंदु ये भी कह सकते हैं कि जो पाठ्य वस्तु है उसको रोचक बनाना। पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना यानी कि उसमें से जो नीरसता है उस नीरसता को समाप्त कर देना। नीरसता को समाप्त करना। बात समझ पा रहे हैं? जब आप पाएंगे कि जब किसी सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक करते हैं तो विद्यार्थी उस सामग्री से जुड़ाव महसूस करते हैं, विद्यार्थी उस सामग्री से जुड़ जाते हैं। जब विद्यार्थी उस सामग्री से जुड़ जाएंगे तो ऐसे में विद्यार्थियों का जो अधिगम होगा वो प्रभावी होगा। वही हम एक बात शिक्षण अभिवृत्ति में हम ये पढ़ते हैं, हमने पहले भी ये बात की है कि इच्छा शक्ति का सारा खेल है। यदि एक विद्यार्थी की इच्छा शक्ति है कि मुझे सीखना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अधिगम करना है, तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो ज्ञान प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन यदि किसी की इच्छा शक्ति सीखने की है ही नहीं तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं सिखा सकती। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं सिखा सकती। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि वो जुड़ाव ही महसूस नहीं होगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। ये जो सहायक सामग्रियां होती हैं इनका एक अहम योगदान ये होता है कि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी विषय वस्तु के साथ में जुड़ पाता है। जब विद्यार्थी विषय वस्तु के साथ में जुड़ पाता है तो उसका अधिगम वास्तविक अधिगम होता है, प्रभावी अधिगम होता है। ऐसे में जो विद्यार्थी के अधिगम के उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति होती है, साथ साथ जो शिक्षक के शिक्षण उद्देश्य हैं उनकी भी पूर्ति होती है। बिंदु स्पष्ट है एकदम सहजता के साथ, कोई समस्या यहां तक नहीं। तो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको शिक्षण सहायक सामग्री को लेकर कुछ बिंदु स्पष्ट हुए होंगे, एक समझ बूझ का विकास हुआ होगा। 3 प्रकार हैं इसके, 3 भागों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री। इनका शिक्षण अभिवृत्ति जब आप पढ़ते हैं तो इनका बहुत अहम योगदान होता है वास्तविक अधिगम में। बात समझ पर? जब उद्देश्य पूर्ति की बात आती है, जब हम शिक्षक मूल्यांकन की बात करते हैं, विद्यार्थी मूल्यांकन की बात करते हैं, तो हम पाते हैं इनका अहम योगदान होता है प्रभावी अधिगम में और प्रभावी शिक्षण में। बात स्पष्ट है यहां तक की? तो दृश्य सामग्री, जिनको देखकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं, विषय वस्तु को सीखते हैं, तो ये नेत्रों से संबंधित हो गई। श्रव्य सामग्री की बात हमने की कि उनको सुनकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब दृश्य श्रव्य सामग्री की बात आएगी तो यहाँ दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। उदाहरण याद रखेंगे तो समझ जो होगी, समझ का दायरा बढ़ जाएगा, व्यवहारिक होकर चीजें समझ पाएंगे।
बात स्पष्ट हो गई। और आपका तो ये विषय है भी ऐसा ही, प्रथम प्रश्न पत्र मल्टी डोमेन से प्रश्न आते हैं, तो जितना व्यवहारिक आप होंगे, अभी आप 2021 से यदि प्रश्न पत्रों का अवलोकन कर रहे होंगे तो आपने पाया होगा कि जितना व्यवहारिक होकर आप प्रश्नों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उतना ही सही आपका प्रश्न होने की संभावना अधिक है। बात समझ आ गई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार को लेकर कुछ बिंदु आपके स्पष्ट हुए होंगे, कुछ नई चीजें आपने अवश्य ही सीखी होंगी। मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।